आरक्षण की आपने चर्चा की, लोग ये भी देख रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दे पे चर्चा ना हो, उस पे किसी का ध्यान ना जाए, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने ये जो उटपटांग बयान दिया, ये उटपटांग बयान दिया कि लोग इसमें झुरा कर रह जाएं और असल मुद्दे से ध्यान भटक। देखिए, एक्चुअली ये संशोधन की आवश्यकता थी, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते लोगों को गुमराह किया गया और विपक्ष भी इस पे एक शब्द नहीं बोला कि अगर वो बोलेंगे तो फंस जाएंगे। मैं निर्दलीय हूं इसलिए बोल पा रहा हूं कि भाई असली में होना क्या चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा और उसको सेक्स एजुकेशन से जोड़ के देखा गया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा के अंदर वो चीज़ें कहीं जिसे कहने में भी शर्म आता है या हमें अपने चैनल पे अपलोड करने में भी शर्म आता है, उस पर चर्चा नहीं हुई। उनके पार्टी के लोग, मतलब हमने कई लोगों को कॉल किया कि इस पे आपका क्या पक्ष है, तो बोले कि पार्टी में बनी तो विरोध करने की सकत और ऊपर सपोर्ट करें तो आर कगर के लोग गरियावे लगी। तो आखिर क्यों चर्चा नहीं हो? क्या वो असंवैधानिक नहीं था? हालांकि बाद में मुख्यमंत्री जी ने माफी भी मांग ली। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बिहार के राजनीति में आए दिन कोनो न कोनो नया विवाद पैदा होत रहता। अभी विवाद जौन भइल रहा हल्का फुल्का थम गइल बा, लेकिन फिर भी ऊपर चर्चा नइखे हो पावल जैसन चर्चा होके के चाही। रुआ देखनी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विधानसभा में के तरीका से अपन बात रखनी, ओकरा बाद ऊपर हंगामा भइल। हालांकि पार्टी के लोग मजबूरन समर्थन करते रहे, लेकिन जैसे ही ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करे कोशिश कर जाओ तो लोग उसे किनारा काटे लगे कि तरह के बात असंवैधानिक बात विधानसभा जैसन पवित्र मंदिर में ना होके के चाहिए। ओकरा अलावा भी कई गो मुद्दा रहे, वो सारा चीज़ पर आज बातचीत करे खातिर हम पहुंचल बनी। चूँकि सिवान के एगो ऐसन युवा जौन की लोकसभा में चुनाव लड़े वाला बनी, लोकसभा के आगामी चुनाव में, और यहाँ के हर एक विषय पर अपन राय रखे खातिर जानल जानी। पूरा चर्चा बाटे, बहुत सारा नेता बाणे जेकर चर्चा हो रहा बा, ओकरा के लेके बातचीत कल जा रहा बा। वहीं में इहो युवा बानी जौन की चर्चा के विषय बनल बानी कि जे स्पष्ट तरीका से बातचीत रखे खातिर जानल जाला और अपन विदेश के नौकरी छोड़ के आके पॉलिटिक्स में बदलाव के कोशिश करे के एगो शुरुआत के लिए बनी, ताकि बिहार में बेहतर पॉलिटिक्स होके, पॉजिटिव पॉलिटिक्स होके और बिहार के विकास होके। यही विषय पर बातचीत करे खातिर हमारा साथे बनी प्रकाश मणि तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत बा। धन्यवाद राणा जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमन। और छठ पर्व के पावन अवसर पे मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरा सवाल है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा और उसको सेक्स एजुकेशन से जोड़ के देखा गया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा के अंदर वो चीज़ें कहीं जिसे कहने में भी शर्म आता है या हमें अपने चैनल पे अपलोड करने में भी शर्म आता है, उस पर चर्चा नहीं हुई। उनके पार्टी के लोग, मतलब हमने कई लोगों को कॉल किया कि इस पे आपका क्या पक्ष है, तो बोले कि पार्टी में बनी तो विरोध करने की सकत और ऊपर सपोर्ट करें तो आर कगर के लोग गरियावे लगी। तो आखिर क्यों चर्चा नहीं हो? क्या वो असंवैधानिक नहीं था? हालांकि बाद में मुख्यमंत्री जी ने माफी भी मांग ली। देखिए, मुख्यमंत्री राइट, हमारे राज्य के मुखिया उतने मतलब वैसे पद पे बैठे हुए इंसान के मुख से या किसी भी इंसान, हमारे समाज के किसी भी मनुष्य के मुख से वैसे शब्द जिसको कहते हैं अननेचुरल वर्ड का इस्तेमाल शोभा नहीं देता है। उस पर चर्चा करने के लिए उनके पार्टी के लोग आगे कैसे आएंगे, आप ही सोचिए। क्योंकि सब कोई परिवार में रहते हैं और सब कोई का अपना सामाजिक स्टेटस है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मतलब उस पर उसका सपोर्ट करके मतलब हम समाज के प्रति अपनी छवि को खराब करें। जेडीयू में तो सबसे ज़्यादा जो विक्टिम हुए हैं उनके कार्यकर्ता हुए हैं, अगर देखा जाए तो। खैर पार्टी की बात है, मैं इस पे ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, इस विषय के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस विषय के माध्यम से सभी जनता और सभी को गुमराह किया गया है। असली मुद्दा ये था कि आप आरक्षण में संशोधन कर रहे हैं, आरक्षण को बढ़ा रहे हैं, तो नीतीश कुमार को या विपक्ष को भी मैं कहूँगा इस पे चर्चा करना चाहिए थी, बहस करना चाहिए थी कि आखिर में आरक्षण क्यों
बढ़ाया जा रहा है। इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, इस अगर साइड इफेक्ट क्या होगा, इसका प्रॉफिट क्या होंगे, मतलब हमारे समाज को इससे लाभ क्या होगा। किसी एक विशेष जाति वर्ग को लाभ हो रहा है तो दूसरे जाति वर्ग को घाटा भी हो रहा है। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप आरक्षण देते हैं तो उसमें आरक्षण देने से पहले जो वर्तमान आरक्षण उसमें संशोधन की आवश्यकता थी। जिस परिवार में लोग क्रीमी लेयर में आ गए, कोई समझिए कि आईएएस बन गया है, बीडीओ बन गया या सरकारी लाभ ले चुका है, उस परिवार को फिर से आरक्षण मिले, जिसकी वजह से उसी समाज के लोग जो असली हकदार हैं इस आरक्षण के, वो हमेशा से वंचित रहते चले आ रहे हैं और आज भी वंचित हैं और कल भी रहेंगे। क्यों? एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अगर आरक्षण के थ्रू मैं बीडीओ बनाऊँ या किसी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत हूं मैं बिहार सरकार में, तो मैं सक्षम हूं कि अपने लड़के को पटना कोटा भेज के मैं कोचिंग करवा सकता हूं। वहीं पे अगर आप उस समाज के हैं जहां पे आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, हो सकता है कि आप अपने बच्चे को कोटा नहीं भेज पाए, आपको गांव के ही ट्यूशन और सिवान के ट्यूशन से पढ़, ये नहीं कह रहा हूं सिवान में खराब ट्यूशन अच्छा ट्यूशन पढ़ा जाता है, लेकिन चांसेस हाई है कि एक माहौल में रह के जो मेरा बेटा है वो मार्क्स ज़्यादा लाएगा और आपका बेटा कम लाएगा। जहां मेरा बेटा 50% लाएगा, हो सकता है आपका बेटा 40% लाए, और आरक्षण अगर 40% पे है तो 50% वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। समझिए चीज़ को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब एक बार सुविधा मिल गया तो दूसरी बार उनके बच्चों को सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो सक्षम हो गए कि उस लेवल तक ला सकें। तो एक्चुअली ये संशोधन की आवश्यकता थी, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते लोगों को गुमराह किया गया और विपक्ष भी इस पर एक शब्द नहीं बोला कि अगर वो बोलेंगे तो फंस जाएंगे। मैं निर्दलीय हूं इसलिए बोल पा रहा हूं कि भाई असली में होना क्या चाहिए। तो असली मुद्दा ये था कि सबको गुमराह कर दिया जाए, समाज में कुछ ऐसा फेंक दिया जाए कि लोग उसी पे चर्चा करें और इस पे चर्चा ही नहीं करें। जी। एक तरफ जो महागठबंधन की सरकार है वो कहती है कि हम दलितों, शोषितों, वंचितों की सरकार हैं, हम उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। उसी तरह आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर ही माननीय मुख्यमंत्री जी गुस्से में तिलमिला करके जीतन राम मांझी, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको भला बुरा कहते हैं। उनके मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि इसको मैंने मुख्यमंत्री बनाया, और आप दूसरी तरफ कहते हैं कि हम शोषित वंचितों के आवाज़ उठाते हैं, उनके पक्षधर हैं। तो जीतन राम मांझी भी तो शोषित वंचितों में से आते हैं। जी देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में भगवान जनता होती है। अगर नीतीश कुमार अपने को भगवान समझने लगे कि आपके कहने से कोई बन जा रहा है, तो ये समय का फेर है। और अगर लोगों को दलित, शोषित और पिछड़े वर्ग की इतनी ही चिंता रहती, तो मैं ये कहता कि अभी तक इनका ध्यान शिक्षा प्लस रोजगार पे होना चाहिए। जितना चिल्लाते हैं, एक भी कल कारखाना यहाँ पे नहीं खुला, किसी को आसानी से लोन नहीं मिल पाता है। बहुत सारी चीज़ें, स्वास्थ्य सुविधाएं आप तो देख ही रहे हैं, बद से बदतर है। रोडों का चौड़ीकरण, रोज एक्सीडेंट होता है, ट्रैफिक की समस्या, हजारों समस्याएं। यहाँ पे पलायन, हर तीसरे घर में ताला लगा हुआ है। अभी देख रहे हैं छठ का माहौल चल रहा है, कितने लोग ट्रेन में दम तोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज ही तोड़ रहे हैं, ये पिछले विगत कई दशकों से होते आए। ऐसा नहीं कि पहली बार 2023 में ट्रेन में लोग मरे, हर बार ऐसे होता है। छठ दिवाली के समय लोग ट्रेन में मर जाते हैं। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें तुरंत रातों रात फैल जाती है, लेकिन ये चीज़ें बहुत पहले से होते आई है। अगर किसी भी सरकार को अपने जनता से प्यार रहता तो उस समाज के लिए, उस वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किए रहते। आज इतनी भारी संख्या में लोग पलायन करने पर मजबूर। आंकड़ा दिखाया गया 50 लाख, लेकिन क्या आपको लगता है 50 लाख ही लोग बाहर रहते हैं? जी नहीं। हम, मुझे जहाँ तक पता है कि केवल आज के डेट में वही लोग गांव में हैं जो कहीं जाने लायक नहीं, या तो वृद्ध हैं, रिटायर्ड हैं, या उनके पास बाहर जाके नौकरी करने के लायक नहीं है। वही लोग गांव पे बचे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि एक 50% से एबव जो पॉपुलेशन है पलायन कर चुकी है। तो बहुत सारी समस्याएं जो जनता खुद समझदार है, मेरे कहने से नहीं होगा। आप लोग खुद देख रहे हैं गांव-गांव की स्थिति क्या है, घर-घर की स्थिति क्या है। बिल्कुल, आरक्षण की आपने चर्चा की। लोग ये भी देख रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दे पे चर्चा ना हो, उस पर किसी का ध्यान ना जाए, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने ये जो उटपटांग बयान दिया, कि लोग इसमें झुरा कर रह जाएं और असल मुद्दे से ध्यान भटक। देखिए, सोची समझी साजिश है। ऐसा नहीं कि वो इलिटरेट हैं, कुछ भी आज तक बोलते आए हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की छवि पहले भी आप देखें, आज भी देख रहे हैं। एक अच्छे नेता के रूप में आए थे, जो मतलब समाज में उस समय के 2005 में प्रॉब्लम्स थे, उस
उसकी आवाज़, उसके खिलाफ आवाज़ उठा के आए थे। लोग काफ़ी उनको पसंद भी किए थे, पहले उनके जो कार्यकाल था 5 साल का, और प्रोग्रेस भी किए थे। तो ऐसा नहीं है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है कुछ भी बोल देंगे। सोची समझी एक राजनीतिक साजिश थी जिससे पूरे देश में लोग इस मुद्दे में फंस जाएं, एक चर्चा का विषय बन जाए और असली मुद्दा जो है वो ढक जाए। सीवान के मुद्दे पे आते हैं। अभी आजकल बड़ा चर्चा हो रहा है सीवान में, जो सिसवन ढाला का जो फ्लाईओवर है उसको लेके बयानबाजी हो रही है। एक तरफ वर्तमान सांसद कविता सिंह कह रही हैं कि इसका काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मोदी सरकार फंड नहीं दे रही है, तो दूसरी तरफ ओम प्रकाश यादव हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। मतलब क्रेडिट लेने की होड़ लगी है, लेकिन काम जो है धरातल पे शून्य है। देखिए, सिसवन ढाला की समस्या आज की नहीं है, ये विगत कई दशकों की समस्या। आंध्र ढाला की भी समस्या थी पहले, उसको शॉर्ट आउट किया गया। सिसवन ढाला की समस्या पैरेलल थी, तो 15-20 साल पहले से समस्या चली आ रही है। ओम प्रकाश यादव या कविता सिंह हो, अगर सही मायने में अगर देखा जाए तो जहाँ चाह है वहाँ रहा है। हो सकता है कि फ्लाईओवर बनाने के लिए उतना बजट, मान सकता हूँ, नहीं मिला हो, लेकिन आपको अंडरग्राउंड जो सबवे बोलते हैं वो बनाने से कौन रोका है? तो कम खर्चे में हो सकता है ना। अगर आपको समस्या दिखती है तो समस्या का निदान आप किसी तरह से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ज़्यादा पैसे से ही चीज़ों को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। हम जिस वर्ग से हम लोग आते हैं, या भारत जाना जाता है कि जैसे चंद्रयान देखा जाए इतने कम बजट में भेज दिए हम लोग, वही नासा उतने ज़्यादा बजट में भेजता है। तो जहाँ चाह है वहाँ रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है तो आप उसको कर सकते हैं। ये ट्रैफिक की समस्या केवल सिसवन ढाला ही नहीं है, लोगों का ध्यान सिसवन ढाला पे रखे। ये कचहरी ढाला पे भी ये समस्या है, हॉस्पिटल मोड़ के पास भी ये समस्या है। ट्रैफिक की समस्या का समाधान के लिए आप, ऐसा नहीं कि सब कोई सिवान और गांव में बैठे हुए हैं। जितने भी हमारे एमपी एमएलए हैं, सब कोई दिल्ली बैंगलोर घूमते रहते हैं, देश विदेश घूमते रहते हैं। क्या वो नहीं देखते हैं कि बाहर की व्यवस्था कैसी है, कैसे शहरों में पार्किंग की व्यवस्था है, मार्केट की व्यवस्था है? क्या ये दिखता नहीं है? आप घूम के आते हैं, फोटो डालते हैं, आपको सबको पता है कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ रॉकेट साइंस है, कुछ अलग से करना है। आप दिल्ली जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो देखते हैं कि बड़े बड़े महानगरों में कैसे व्यवस्था बनाई गई है। बस स्टैंड की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, रोडों का चौड़ीकरण है, रोड पे मार्केट नहीं लगने दिया जाता है। जितने भी ठेले वाले, कुपचे वाले, सबके लिए एक प्रॉपर मार्केट बना दिया जाता है, वहीं पे सब्जी भाजी लोग बेचते हैं, उनके लिए भी सुकून रहता है। आज के डेट में हम लोग बाजार जाने से कतराते हैं ट्रैफिक के लिए कि अपनी बाइक कहाँ पार्क करेंगे भाई, कार कहाँ पार्क करेंगे। इसका सबसे जो बुरा असर है मध्यम वर्गीय व्यापारियों पे है। आप देखिए, बाजार की दुकानें सुबह से शाम तक खुली रहती है, लेकिन उस पे लोग नहीं पहुंच पाते हैं इस ट्रैफिक की वजह से जितना पहुंचना चाहिए। तो ये तो सोचने वाली बात है। अगर आप चाहेंगे तो सॉल्यूशन तो निकाल ही सकते हैं। अगर आपको बहाना मारना है तो इसके ऊपर उसके ऊपर फेंकते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और बहानेबाजी चली रही है, तो चलते ही रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखा अभी हाल फिलहाल में, आपका फोटो मैंने देखा प्रशांत किशोर के साथ। आप कहते हैं कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, तो प्रशांत किशोर से आप मिले हैं, इसको किस रूप में देखा जाए? ऐसा तो नहीं है कि जनसुराज से जुड़ के आप टिकट के चक्कर में लगे हैं इसलिए मिल रहे हैं, या कुछ और है? जी देखिए, मैं प्रशांत किशोर जी को एक राजनीतिक गुरु मानता हूँ। मैं ही नहीं, पूरे इंडिया के लोग मानते हैं। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और मैं उनको काफ़ी दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मतलब उनका जो काम है 2017 से मैं उनको मॉनिटर कर रहा हूँ कैसे क्या करता हूँ, क्योंकि पेशेवर मेरा भी काम वैसा ही था, मतलब कुछ रिसर्च करना। तो वो पॉलिटिक्स में मेरा कुछ अलग था, तो मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ उनके कैसे वो स्ट्रेटेजी वगैरह बनाते हैं। तो मैं उनको गुरु मानता हूँ। तो रिसेंटली में से मिलने का मौका मिला मुझे, समहाउ उनके किसी अप्रोच के थ्रू मैं गया वहाँ पे, और मैं जस्ट उनसे गाइडलाइन लिया कि मतलब मैं इस लोकसभा चुनाव में हूँ और मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये क्या रहेगा। तो उसमें बहुत सारे खामियां उन्होंने गिनाई और बहुत सारे रास्ते मुझे बताए कि ऐसा किया जा सकता है। तो एज ए गाइडेंस मैं जैसे डॉक्टर के पास आप इलाज के लिए जाते हैं या गुरु के पास आप कुछ सीखने के लिए जाते हैं, तो मतलब मैं उनके पास गया था मिलने के लिए, कुछ समझने के लिए। क्योंकि मैं जब राजनीति में आया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं सफल राजनीति करूँ, क्योंकि आके चले जाना बस नाम दिखा के, ये मेरा प्रयास नहीं। मैं चाहता हूं जब मैं आया हूं इस प्रोफेशन में, मैं इसको एज ए प्रोफेशन लेता हूं, तो मैं इस प्रोफेशन में परफेक्ट आऊं।
तो इसके लिए मैं गाइडेंस लेता हूँ। मतलब तो प्रशांत किशोर जी काफ़ी सहज सरल स्वभाव के आदमी हैं, सबसे मिल लेते हैं। उनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, उन्होंने काफ़ी मतलब अपना 15 से 20 मिनट का समय दिया। मतलब उतने बिजी शेड्यूल में कई करोड़ का समय देखा जाए उन्होंने मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं उसके लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि वो मतलब वो मुझे बोले कि तुम जनसुराज से लड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसी कुछ बात नहीं है। तो आप किसको देखते हैं? सिवान में एक चर्चा है कि मतलब महागठबंधन से फलनवा को टिकट मिलेगा, तो एनडीए से फलनवा को मिलेगा, तो ये सीटवा तो माले में जा रहा है, तो कोई कह रहा है लोजपा में जा रहा है। मतलब तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि आप किसके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं? आपके सामने कौन आएगा? देखिए, मैं तो ऐसा नहीं किसी के खिलाफ, जहाँ तक मुझे लगता है, मतलब जो मेरा अपना रिसर्च रहा है 3 साल का, जो बिहार के या पूरे भारत के राजनीति में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, अगर हर एक पार्टी चाहती है कि वो बनी रहे और मतलब राजनीति में उनका स्थान बने, तो उनको इस बार स्वच्छ चेहरा लाना पड़ेगा। आप पुराने चेहरे से काम नहीं चला सकते हैं। उनको अपने ही कार्यकर्ता में जो सबसे बेस्ट हैं, टैलेंटेड, जो सबल हैं, कहिए तो सक्षम है, उसके लायक है, उन लोगों को आपको आगे लाना पड़ेगा। जातिवाद के नाम पे या वैसा फैक्टर इस बार बहुत कम काम कर। इस बार चेहरा मैटर करेगा, सबका प्रोफाइल मैटर करेगा, क्योंकि लोग काफ़ी जागृत हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और लोगों का देखा जाए तो मतलब मानसिकता भी बदल रही है। जिन लोगों को बोलने की तमीज नहीं है वो आपके लिए क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, लोग काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। तो मुझे जो लग रहा है इस बार का जो चुनाव रहेगा, मतलब प्रोफाइल टू प्रोफाइल, किसका प्रोफाइल क्या है और किसकी छवि कैसी है, बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे इस बार। अब कौन किससे आ रहा है तो मुझे भी पता नहीं है, तो मैं इस पर क्या कमेंट करूं। एक्चुअली मैं अपने काम में लगा हुआ हूं, मैं उतना ध्यान नहीं देता हूं कौन किस पार्टी, जो भी आए मुझे तो हर हाल में फाइट करना है और बढ़िया से करना है, बस यही है। बिल्कुल। प्रकाश मणि तिवारी जी जौन बानी यहाँ के लगातार पूरा लोकसभा में घूम रहल बनी, लोग से मिल रहल बनी, और लोग भी पॉजिटिव रिस्पांस देता। चूँकि यहाँ के लगे जौन सोच बा या जौन लक्ष्य बाटे, यहाँ के जौन विजन लेके चलतनी, वो विजन बड़ा बढ़िया बाटे, यही से हमनियों के अच्छा लगेला। खैर, चुनाव में का हुई जनता डिसाइड करी। प्रकाश मणि तिवारी जी वह समय धनी बातचीत करनी, एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमन। तो यहाँ के प्रकाश मणि तिवारी जी रनी है, यहाँ के लोकसभा चुनाव में आ रहल बनी, चुनाव लड़े खातिर। अब जनता डिसाइड करी का करे के बाद नहीं करे के, लेकिन ये बतकही, ये बातचीत कैसन लागल, ए पर अपन प्रतिक्रिया जरूर दी और एकरा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, ताकि पूरा लोकसभा के लोग के यहाँ के जौन सोच बा, विचार बा, उ जरूर पता चले। और फिलहाल देखत रही मैच बॉक्स।